लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ध्यान दिया जाए। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर है। एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है। एक का टेम्परेचर अधिक है और एक का कम है, या डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर है। अगर हम दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट में लाएं तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर स्थित ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कांटेक्ट में लाया जाता है तो हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से हीट का फ्लो लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जस्ट लाइक वैसे ही जैसे ये दो पानी का टंकी है, ठीक है, एक में वाटर लेवल अधिक है, ज्यादा पानी भरा हुआ है, एक में कम भरा हुआ है। दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिए और एक चाबी लगा दिए, ठीक है, की लगा दी, और ये की ओपन करते ही ये वाटर का फ्लो स्टार्ट हो गया। तब तक वाटर का फ्लो इस ए टंकी से बी टंकी की ओर आएगा या होगा जब तक कि दोनों का वाटर लेवल सेम ना हो जाए। एकदम ऐसे ही ये अगर मानते हैं हाई टेम्परेचर पर है, लो टेम्परेचर पर है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगा तो हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर होगा तब तक जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इसी को द लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब जरा सा इसको देख लिया जाए क्या कह रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। टू ऑब्जेक्ट्स at different temperature in thermal contact with each other tends to move towards the same temperature। अगर दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं इन थर्मल कांटेक्ट उसमें रूप से, तो एक दूसरे से कांटेक्ट में आते ही टेंड टू मूव टुवर्ड्स द सेम टेम्परेचर, तो जहां तक संभव हो सके वे एक सेम टेम्परेचर एक दूसरे के साथ बना लेते हैं। इन अदर वर्ड्स टू ऑब्जेक्ट सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड ऑब्जेक्ट, कोई दो ऑब्जेक्ट किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, तो आपस में भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाता है, इस्टेब्लिश कर लेता है। तो ये था आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का। आपको बता दें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप लोग पढ़ कर आए हैं, और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो 10th क्लास में पढ़े हैं उसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हैं। वही स्टेटमेंट, वही सब कुछ, वही कॉन्सेप्ट। द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आपको बता दें कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अलग अलग कंट्री में अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया, और सबका कॉन्सेप्ट सेम है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम कॉन्सेप्ट लेकर आता है। जैसे एक साइंटिस्ट ने ये बोला कि द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड का एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। और द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी होता है कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में आप अच्छे से जानते हैं ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना मैटर का। तो यहां ये बताया गया द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तीनों में से कोई स्टेटमेंट बोलेंगे 100% सही होगा। आप पढ़ कर आए केवल इतना, और इसको आप द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में भी जानते हैं। अब हम आज के क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल प्रूफ देने जा रहे हैं कि आज तक केवल आप पढ़े हैं द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आज तक केवल पढ़े हैं, आज हम उसका मैथमेटिकल प्रूफ देने जा रहे हैं कि कैसे। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो है E1 है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियल इंटरनल एनर्जी
जो है E1 है और ये Q हीट एब्जॉर्ब करता है और Q हीट एब्जॉर्ब करने पर इसका इंटरनल एनर्जी बढ़कर E1 प्लस Q हो गया और साथ ही साथ ये W वर्क भी संपन्न करता है, तो इसका फाइनल इंटरनल एनर्जी हो गया E2। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉलो करें तो आप ही बताइए E2 जो होगा वो इनिशियल इंटरनल एनर्जी, Q हीट प्लस वर्क डन सबके सम के इक्वल होगा, तभी तो एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं होगा, सबके सम के इक्वल होगा, कहीं भी क्षय नहीं हुआ है एनर्जी का, टोटल के सम के इक्वल फाइनल इंटरनल एनर्जी होना चाहिए। तो यहां E2 इक्वल E1 प्लस Q प्लस W। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म, जिसमें ये बताया गया कि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी वो इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस Q और प्लस मतलब प्लस हीट कह सकते हैं और प्लस वर्क डन सबके सम के इक्वल होगी। तो यहां पर E2 को इधर ला दिए तो E2 माइनस क्या हो गया E1 और ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया डेल्टा E। अब अलग से अगर वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन का स्टडी हम कर रहे हैं, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन का स्टडी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि एक्सपेंशन में वर्क डन किस चीज में होता है निगेटिव और कॉन्ट्रैक्शन में, तो यहां पर W इक्वल माइनस पी डेल्टा V। अब इस वैल्यू को W के वैल्यू को यहां हम पुटअप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो डेल्टा इक्वल हो गया Q प्लस माइनस पी डेल्टा V। अब ये Q को इधर ही रहने दे रहे हैं और ये आ गया इधर, तो यहां राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो Q इक्वल फाइनल क्या आ गया डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V। तो जरा समझिए, ये है एब्जॉर्ब हीट, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये है वर्क डन। ये क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है आपको कि किसी सिस्टम को आप हीट देंगे तो जो एब्जॉर्ब हीट होगा वो दो जगह खर्च होगा, पहला इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और दूसरा वर्क डन कंप्लीट मतलब जो वर्क है उसको कंप्लीट करने में। तो यहां हम आज के इस क्लास में हीट के दो फॉर्म्स को आपके सामने लाने वाले हैं। आज तक जो हीट हीट बोलते थे, आज से हीट का दो नाम आप दे पाएंगे, पहला नेम आएगा इंथैल्पी और दूसरा इंटरनल एनर्जी, और समझ पाएंगे कि कब हीट को इंटरनल एनर्जी बोलेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी और कब हीट को हम इंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए, यहां पर हम अभी बताए क्या, एक बार फिर से शुरू से अंत तक देखते हैं तब आगे बढ़ेंगे हम। यहां हमने बोला कि लेट द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल E1 and the system absorb Q calorie of heat and the internal energy becomes E1 plus Q। क्या आप समझ पा रहे हैं, सिस्टम का इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या था E1 था, Q हीट इसने एब्जॉर्ब किया तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़कर क्या हो गया E1 प्लस Q एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम W, और अब कह रहा है कि देन फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स E2। तो इस पूरे को फॉलो करते हुए हमने लिख दिया कि E2 इक्वल E1 प्लस Q प्लस W, E2 माइनस E1 इक्वल डेल्टा E Q प्लस W, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन माइनस पी डेल्टा V, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो डेल्टा इक्वल Q प्लस माइनस पी डेल्टा V इधर आ गया, Q इक्वल डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V। अब हम यहां पर क्या दिखाने जा रहे हैं जरा ध्यान से समझिएगा, absorbed heat is equal to the sum of change in internal energy and work done by the system। अब इस absorbed heat का दो कंडीशन पर हम स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब स्टडी कर रहे हैं तो देखिए क्या मिल रहा है, V1 क्या हो जाएगा V2 के इक्वल, तो डेल्टा V का वैल्यू निकालेंगे तो यहां भी V और यहां भी V, तो क्या गया, और जीरो आने से जब आप यहां पर जीरो रखेंगे वैल्यू, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये पूरा पूरा अपने आप को प्रूफ कर दिया कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर
कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी सिस्टम को हीट देंगे तो वो हीट केवल एक जगह खर्च होगा, और वो किस चीज में, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। लेकिन यही हीट कोई सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर एब्जॉर्ब करेगा तो वो दो जगह यूज होगा, और वो आप यहां देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पर ये P रह गया तो यहां पर ये हीट QP हो गया, और यह P का मान P ही रह गया। और इस तरह से जो heat content by the system at constant pressure is equal to the sum of change in internal energy and work done by the system। तो यहां पर हमने क्या समझाने का प्रयास किया, ध्यान दीजिए। अब हम इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं। Q आज से दो प्रकार का हो गया, एक हो गया QV और एक हो गया QP। ये भी हीट है और ये भी हीट है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर एब्जॉर्ब हीट है और ये कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, और जो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क रिलेशनशिप, यानी प्रेशर वॉल्यूम से जो वर्क डन आता है उसके सम के इक्वल होता है। सच्चाई ये है कि ये डेल्टा H के इक्वल होता है। और व्हाट इज डेल्टा H? इंथैल्पी। तो यहां हीट का दो फॉर्म सामने है, एक इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और एक चेंज इन इंथैल्पी। तो दो फॉर्म में हीट आज के बाद जो आप लोग 9th 10th में पढ़ा करते थे, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, अब हीट के जगह हीट नहीं बोलेंगे, आज के बाद इंथैल्पी बोलेंगे, क्योंकि वास्तव में वो सारा एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट प्रेशर पर चलता है। तो अब आप उसको हीट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को आप क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मतलब आपके पास नॉलेज आ गया है कि आप हीट का तो बात कर रहे हैं लेकिन कांस्टेंट प्रेशर में बात कर रहे हैं, इसलिए उस हीट को हीट नहीं कहेंगे, इंथैल्पी कहेंगे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होता है वो इंथैल्पी कहलाता है। और अब यहां पर फिर से यहां देख लीजिए, फाइनल QV इक्वल डेल्टा E हीट एनर्जी, heat energy by the system is equal to the change in internal energy at constant volume। और यहां at constant pressure heat energy by the system is equal to the sum of change in internal energy and work done by the system। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यहां भी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होगा, जो किसके इक्वल होगा? सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के।